जय हिंद। स्वागत है आप सभी को अपना चैनल सफ़र सिविल सर्विसेज पे। सफ़र सिविल सर्विस आप अभी इस चैनल पे देख रहे हैं, सफ़र सिविल सर्विस चैनल पे इसे। तो आज से हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसे कहेंगे करेंट अफेयर सीरीज। डेली न्यूज़पेपर से एनालिसिस सीरीज DNA सीरीज शुरू कर रहे हैं। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक सीरीज ला रहे हैं और प्लेलिस्ट भी बनेगा जिसमें आपको क्या मिलेगा और इसका फ़ायदा क्या होगा उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आजकल आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दे, यूपीएससी से लेकर और कांस्टेबल तक, जिसमें करेंट अफेयर का वेटेज बढ़ते जा रहा है, लेकिन बच्चे करेंट अफेयर से डरते रहते हैं क्योंकि इसको कवर करना काफ़ी लेंदी प्रोसेस पड़ता है। और लास्ट में बच्चे क्या करते हैं कि एक एक मैगजीन को उठा लेते हैं और उसे रटते जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बातें समझ में नहीं आता। तो करेंट अफेयर बेसिकली है क्या? ये एक धारा प्रवाहित न्यूज़ का सीरीज है। मतलब कोई न्यूज़ जो आज आया वो 15 दिन बाद आएगा, फिर 20 दिन बाद आएगा, फिर 2 महीना बाद आएगा। तो अगर आप उस क्रमिक धारा प्रवाह न्यूज़ को समझ रहे हैं तो मैगज़ीन पढ़ना भी आसान हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम आपसे आज से स्टार्ट कर रहे हैं DNA सीरीज। DNA सीरीज़ का मतलब हुआ डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज, जिसमें आपको प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर का कटिंग दिखाया जाएगा और न्यूज़ पेपर से अधिकारी बनने तक का सफ़र को पूरा किया जाएगा। तो चलिए, आज है 1 जनवरी 2026, माने नया साल। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी सीरीज़ में आज का ये पहला वीडियो है। तो सबसे पहले एक न्यूज़ आया है कि DRDO ने एक लॉन्चर से दागी 2 प्रलय मिसाइलें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि DRDO है क्या, फिर उसके बाद हम आगे प्रलय मिसाइल पे भी चर्चा करेंगे। तो DRDO पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। DRDO का स्थापना हुआ था 1958 में। इसका उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र बलों यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों को विकास करके भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। ये किसके अंतर्गत काम करता है? तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो ये राजनाथ सिंह के अंदर काम करेंगे। DRDO के मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। और वर्तमान अध्यक्ष समीर कामत, जो 26 अगस्त 2022 से मई 2026 तक के लिए रहेंगे। तो आइए देखते हैं अब कि ये जो 2 प्रलय मिसाइलें दागी गई हैं, इसमें न्यूज़ क्या है। तो प्रलय मिसाइल, तो भारत ने बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर में स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी तौर पर विकसित प्रलय मिसाइल के लगातार 2 सफल परीक्षण किया। तो आपको इसमें याद क्या रखना पड़ेगा कि प्रलय मिसाइल कहाँ से दागा गया? चांदीपुर द्वीप ये कहाँ पड़ता है? ओडिशा। इस परीक्षण में DRDO ने एक ही मोबाइल लॉन्चर से 2 मिसाइलों को बैक टू बैक फायर किया। युद्ध की स्थिति में यह तकनीक गेम चेंजर साबित होती है। कैसे? तो जब दुश्मन की तरफ से एक साथ दो या दो से अधिक मिसाइलें
का लक्ष्य अलग अलग लक्ष्यों की ओर बढ़ती है तो एयर डिफेंस सिस्टम रक्षा प्रणाली के लिए यह उनके साथ रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर दुश्मन एक मिसाइल को रोकने की कोशिश करता है तो दूसरी मिसाइल अपना काम कर जाती है। प्रलय का यह डबल डेकन दुश्मन के बंकरों, एयरबेस, राजनीतिक ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह कर देगी। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पे बनाई गई है। तो इसमें एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा कि हाल ही में DRDO द्वारा 2 प्रलय मिसाइल प्रक्षेपण किया गया है। ये कहाँ से किया गया है तो ओडिशा के चांदीपुर अति प्रलय ओडिशा के चांदीपुर प्रक्षेपण यान से। तो इस प्रकार से हम पहला न्यूज़ देखें। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है GSLV के तीसरे चरण का जमीनी प्रशिक्षण कायम। SSLV। तो SSLV का पहले फुल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV मतलब SSLV का पूरा नाम क्या होगा? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तीसरे चरण को जमीनी प्रशिक्षण कायम रहा। ये देखिए श्रीहरिकोटा, ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो श्रीहरिकोटा में इसरो द्वारा विकसित SSLV का जमीनी प्रशिक्षण मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रशिक्षण किया गया है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण यान से। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण यान यहाँ कहाँ पड़ता है तो आंध्र प्रदेश में। आइए न्यूज़ देखते हैं। इसरो ने 2025 के समापन से ठीक पहले बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के तीसरे चरण के उन्नत संस्करण का सफल जमीनी प्रशिक्षण किया है। यह प्रशिक्षण मंगलवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अब की सॉलिड मोटर स्टैटिक स्टेट फैसिलिटी में किया गया। इसरो द्वारा विकसित SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 चरणों वाला ऑल सॉलिड लॉन्च व्हीकल है। तो जो ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो कितने चरणों वाला है? 3 चरणों वाला, जिसे औद्योगिक उत्पाद के अनुकूल बनाया गया है। तो अब इसरो के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में कहेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई को माना जाता है और इसके मुख्यालय बंगलुरु में है और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करते हैं, मतलब अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत। तो इसमें हमको याद क्या रखना है? SSLV का सफल प्रशिक्षण किया गया। फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कहाँ से किया गया है तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये 3 चरणों, ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 चरणों वाला एक सॉलिड लॉन्च व्हीकल है। चलिए अगला है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख ने भास्कर के पाठकों के लिए CDS और सेना के प्रमुख का संदेश आया है। तो वो संदेश अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ पर याद क्या रखेंगे कि CDS कौन है? तो CDS है जनरल अनिल चौहान। जनरल वर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान। अगर वर्तमान हम थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान थल सेना अध्यक्ष है
जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी एवं वर्तमान हम नौसेना की बात करें तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। आइए एक बार देखते हैं। तो इससे हमने क्यों रखा, क्योंकि सेना सीडीएस और सेना प्रमुखों के नाम याद रखने के लिए। वर्तमान सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी एवं नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो अनिल जी हो गए सीडीएस, अनिल जी हो गए सीडीएस, उपेंद्र जी हो गए सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, और दिनेश जी हो गए नौसेना प्रमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और न्यूज़ आया कि अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार की घोषणा किया गया है। तो ये अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 की घोषणा किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? इंडियन रेलवे की घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष पुरस्कार सूची में उत्तर मध्य रेलवे ने अपनी तकनीकी विशेषता और शानदार प्रणाली के परिचय देते हुए 2 अत्यंत महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर कब्जा किया है। उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर ने 2 पुरस्कारों पे कब्जा किया है। किस लिए? तो तकनीकी विशेषता और शानदार कार्यप्रणाली के लिए। उत्तर मध्य रेलवे यह गौरव टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल जैसे तकनीकी के महत्वपूर्ण प्रदर्शन के लिए। किसके लिए? टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल के लिए। टेलीकम्युनिकेशन एफिशिएंसी पुरस्कार, टेलीकम्युनिकेशन एफिशिएंसी पुरस्कार जीतकर संचार क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की है। उसके साथ ही ट्रेन के सुरक्षित परिचालन के लिए सबसे अनिवार्य सिग्नल एफिशिएंसी पुरस्कार। 2 पुरस्कार यहाँ पे याद रखना है, महत्वपूर्ण हो जाता है। टेलीकम्युनिकेशन एफिशिएंसी पुरस्कार और दूसरा है सिग्नल एफिशिएंसी पुरस्कार। इसे कौन जीता है? तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। आइए इसका हम सारांश जानते हैं। तो इसके सारांश में है कि शुरू किया गया है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। किसके द्वारा? तो इंडियन रेलवे के द्वारा। कौन जीता है? तो एनसीआर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। किस लिए? तो तकनीकी विशेषताएं और शानदार प्रदर्शन कार्यप्रणाली के लिए। कौन कौन से पुरस्कार जीते हैं? तो टेलीकम्युनिकेशन एफिशिएंसी पुरस्कार एवं सिग्नल एफिशिएंसी पुरस्कार। चलिए अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है कि भारत में पहली बार सेना अस्पताल ने किया 3D ग्लूकोमा ऑपरेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, 3D ग्लूकोमा ऑपरेशन कौन किया है? तो सेना अस्पताल, सेना के अस्पताल ने, मिलिट्री हॉस्पिटल। सेना के प्रमुख अस्पतालों ने ग्लूकोमा के इलाज में एक नया कीर्तिमान बनाया है। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में। तो ये जो 3D ग्लूकोमा ऑपरेशन किया है, कौन किया है? तो दिल्ली कैंट स्थित आर्मी
हॉस्पिटल। दिल्ली कैंट, ये मुखर्जी नगर के बगल में, जीटीबी के बाद में बगल में दिल्ली कैंट बोला जाता है, वहीं पे ये हॉस्पिटल है। देश का पहला 3D फ्लेक्स एक्वाट्स एंजियोग्राफी ऑपरेशन किया है। यह प्रक्रिया आई स्टेंट तकनीक के साथ की गई। उनमें उन्नत इमेजिंग और न्यूनतम चीर वाली सर्जरी को जोड़ा गया। रक्षा मंत्रालय ने इस भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया है। यहाँ से याद क्या रखना है, तो बस इतना ही कि 3D ग्लूकोमा ऑपरेशन किया गया है। किसके द्वारा? सेना अस्पताल के द्वारा। ये सेना अस्पताल कहाँ है? तो दिल्ली कैंट स्थित दिल्ली कैंट आर्मी हॉस्पिटल। चलिए अगला देखते हैं। अगला न्यूज आया है कि भारत चावल उत्पादन में अब भारत नंबर 1 चीन को पीछे छोड़ा। तो अब तक राइस उत्पादन में प्रथम स्थान किसका था? तो चीन का। अब यह स्थान किसका हो गया? तो भारत का। तो चावल उत्पादन में प्रथम देश बोला जाएगा तो हो जाएगा भारत। और प्रथम राज्य पूछेगा आपसे तो यूपी। चावल उत्पादन में अगर प्रथम राज्य पूछे तो यूपी और प्रथम देश पूछे तो भारत। आइए अब न्यूज़ पढ़ते हैं। भारत चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश बन गया है। वैश्विक चावल उत्पादन में भारत का हिस्सेदारी 28% से ज़्यादा हो गई है। अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत में चावल का उत्पादन बढ़कर 15.2 करोड़ टन होने का अनुमान है, जबकि चीन में उत्पादन 14.6 करोड़ टन रह सकता है। यह पहला मौका है जब भारत का उत्पादन चीन से अधिक है। भारत 172 देशों में चावल का निर्यात करता है। दुनिया में धान की 1.23 लाख किस्में पाई जाती है, जिसमें करीब 60,000 भारत में मौजूद हैं। आइए तो इसी के साथ देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख फसल और राज्य, कौन सा फसल किस राज्य में। तो सेब कहाँ होता है? तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। सेब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। फाकल उत्तराखंड में। बिहार के क्या फेमस है? तो शाही लीची और जर्दालू आम। सिक्किम के मंडरीन संतरा। असम के काजू नींबू। अरुणाचल प्रदेश की क्या फेमस है? तो कीवी, बहुत महंगा मिलता है। मणिपुर की अनानस और मिजोरम की पैशन फ्रूट। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के मालदा आम एवं अनानस। ओडिशा के आम एवं केला। तेलंगाना के अंगूर एवं आम। आंध्र प्रदेश के वंगपल्ली आम और तमिलनाडु में केला। ये सब यहाँ की प्रसिद्ध है। पंजाब की बात करें तो किन्नू। हरियाणा की बेर एवं अंगूर। राजस्थान के सांगरी एवं अनार। गुजरात के केसर आम चीकू। महाराष्ट्र की बात करें तो अल्फांसो आम अंगूर और नागपुर संतरा। गोवा की बात करें तो काजू। कर्नाटक नंजगुर केला और केरल में कटहल वाजाकुलम एवं अनानास। आइए अगला न्यूज़ देखते हैं। आगे है कि भूटान के गेंदबाज एक बॉलर एक छोटा सा लड़का बॉलर ने एक T20 मैच में 8 विकेट ले लिया, इसलिए फेमस हो रहा है। तो ये कौन है? सोनम येसे। कहाँ की रहने वाला है? भूटान की। एक T20 में एक मैच में 8 विकेट अकेला ले लिया। मतलब 11 प्लेयर होते हैं जिसमें 10 विकेट होता है, तो 8 विकेट अकेला लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो सोनम येसे। कहाँ के हैं? भूटान के। पुरुष T20 क्रिकेट में ऐसी पहली बार हुआ है। उन्होंने यह उपलब्धि म्यांमार के खिलाफ T20 में हासिल की है। मैच गेल्फू में खेला गया। येसे ने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर कुल 8 विकेट ले लिया। आइए अगला न्यूज़ देखते हैं।
सरकार ने पार्वती आर्ग पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यह उत्तर प्रदेश में है। तो एक और याद रखिए कि ये चर्चा में है क्या, तो पार्वती आर्ग पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य क्या बना है, तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। यह मध्य एशिया और तिब्बत से प्रवासी पक्षी आते हैं। इसका क्षेत्रफल 284 हेक्टेयर है। आइए अगला देखते हैं। हिमाचल ने ग्रीन टू गोल्ड पहल से औद्योगिक भांग की खेती की शुरू की। किस पहल से? ग्रीन टू गोल्ड औद्योगिक भांग की खेती किस राज्य ने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। अब इसे नियंत्रित और वैज्ञानिक तरीके से उगाया जाएगा। हेम्प का उपयोग दवाइयों, कपड़ा, कागज, पैकेजिंग, कॉस्मेटिक आदि में किया जाता है। औद्योगिक भांग की खेती पहली बार शुरू किया है ग्रीन टू गोल्ड से हिमाचल प्रदेश ने। भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंथाना ने 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए। मिताली राज के बाद वह ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय बनी है। तो पहली 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन किसने पूरा की है? मिताली राज। और दूसरी कौन बनी? स्मृति मंथाना। दुनिया के लिहाज से ऐसा करने वाला वह चौथी महिला है। चलिए अगला है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद की मंजूरी दी है। इसमें सेना को पिनाका रॉकेट एवं ड्रोन सिस्टम, नौसेना को डग बोट संचार उपकरण और वायुसेना को स्पाइस 1000 अस्त्र, MK2 मिसाइल सिलूमेटर मिलेंगे। चलिए आगे बस अब एक न्यूज और बचा है, इसे देखते हैं। ये न्यूज़ क्या है अंतरिक्ष में धूप लाने का सनलाइट ऑन डिमांड प्रोजेक्ट। आइए अब हम जानते हैं कि सनलाइट ऑन डिमांड प्रोजेक्ट क्या है। तो ये क्या है सनलाइट ऑन डिमांड प्रोजेक्ट? तो यह अंतरिक्ष में धूप लाने का एक प्रोजेक्ट है। आइए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं। 2026 में एक ऐसा अंतरिक्ष प्रयोग शुरू होने जा रहा है जो सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है। दावा है कि सैटेलाइट के जरिए सूरज की रोशनी को धरती के अंधेरे इलाकों तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है यह परियोजना और कैसे कारगर होगी। कौन सी परियोजना? सनलाइट ऑन डिमांड प्रोजेक्ट। मतलब पृथ्वी ये गोल है, सूर्य यहाँ है और ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ से चक्कर लगाती है। तो हमेशा किसी न किसी भाग पे अंधेरा रहेगा। तो अंधेरे वाले भाग में कैसे सूरज की रोशनी पहुंचाया जाए, यही है सनलाइट ऑन डिमांड प्रोजेक्ट। अमेरिकी स्पेस स्टार्टअप रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल सनलाइट ऑन डिमांड प्रोजेक्ट के तहत अंतरिक्ष में ऐसे सैटेलाइट भेजने जा रही है जिसमें बड़े रिफ्लेक्टिव मिरर लगे होंगे। ये दर्पण सूरज की रोशनी को चुने हुए हिस्सों तक भेजेंगे। कब और कहां सैटेलाइट भेजे जाएंगे? पहला सैटेलाइट 2026 की शुरुआत में जाएगा। शुरुआती चरण में 10 जगह पर रोशनी भेजी जाएगी। लॉन्च अमेरिका से संचालित होगा। सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा ताकि वह धरती के नज़दीक रहकर रोशनी परावर्तित कर सके। कंपनी इसके फ़ायदा बता रही है। तो क्या फ़ायदा है? रात या धुंध वाले इलाकों में अस्थायी रोशनी, आपदा रेस्क्यू और रिमोट ऑपरेशंस में मदद करेगा। डिफेंस और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में उपयोग लेगा। सोलर पैनलों को अतिरिक्त रोशनी ऊर्जा प्रदान करेगी।
वैज्ञानिक इसको मुश्किल वैज्ञानिक इसको वैज्ञानिक इससे सशंकित क्यों हैं? तो अंतरिक्ष में आने वाली रोशनी की तीव्रता बहुत कम होगी। इतनी रोशनी से व्यवहारिक बिजली बन पाना मुश्किल है। इससे रात का प्राकृतिक आकाश खराब होगा, जिससे हजारों सैटेलाइट से स्पेस डिब्रेस का खतरा बढ़ जाएगा। तो चलिए, इस प्रकार से हमने देखा आज के इस क्लास में। आज 1 जनवरी 2026 के न्यूज़ को हमने कवर किया है। तो इसी प्रकार से आप आगे की भी सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों को, जो चाहते हैं कि हम भी करेंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में ना छोड़ें, तो उन्हें सजेस्ट करें। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सफ़र एजुकेशन, सफ़र यहाँ पे डैश दे करके एजुकेशन। अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जाए, जहाँ पे आपको इसका PPT मतलब ये ओरिजिनल मिल जाएगा और प्रिंटेबल फॉर्म में PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल की करेंट अफेयर के सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।